नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग आदिकाल में जैन साहित्य परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग स्वयंभू, देवसेन, शालिभद्र सूरी, जिनी दस्तूरी, जिनी धर्मसूरी, विनय चंद सूरी, आसगु कवि या अन्य कवियों का अध्ययन करते हुए आए हैं। और आज हम लोग उसी कड़ी में आज भी हम लोग जैन साहित्य के कुछ प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले नाम आता है जिस जैन कवि का महत्वपूर्ण नाम है विजय सेन सूरी। मित्रों याद रखिएगा, नाम क्या है? विजय सेन सूरी। ठीक है, विजय सेन सूरी एक कवि हैं, जैन कवि हैं। और यह इनकी अगर समय की चर्चा की जाए मित्रों, समय, तो ये जो है इनका समय है 13वीं सदी के ये विद्वान हैं। कब के? 13वीं सदी के जो विजय सेन सूरी हैं, ये 13वीं सदी के विद्वान हैं। और इनकी एक रचना है रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी रास, यह इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है जिनके वजह से इनको उपलब्धि मिली, रेवंत गिरी रास। और रेवंत गिरी रास में क्या होता है कि जो एक नेमिनाथ थे, जो जैन धर्म के जो 24 प्रवर्तक हुए थे, जो 24 तीर्थकार हुए थे, उन 24 तीर्थकारों में एक नेमिनाथ भी थे। और नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी का तीर्थ का वर्णन हुआ है। इसमें क्या होता है, जो नेमिनाथ होते हैं मित्रों, नेमिनाथ कौन? वही जो 24 तीर्थकार थे, उन्हीं में एक जैन धर्म के ये भी बड़े महत्वपूर्ण थे, नेमिनाथ। इन्हीं के प्रतिमा का आवरण और इनके बारे में चर्चाएं करते हुए विजय सेन सूरी ने लिखा है। क्या लिखा है? रेवंत ठीक है, गिरी रास। रेवंत गिरी रास इन्हीं की रचना है जो बड़ी अपने समय में प्रसिद्ध रही है। उसके बाद दूसरे कवि जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वह कई बार पूछा है, मेरुतुंग। ये बड़े महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी है इनका। मेरुतुंग एक कवि थे। कौन? जैन कवि थे ये कवि मेरुतुंग। मेरुतुंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अगर इनकी समय की चर्चा किया जाए कि समय कब था इनका, तो समय ये भी 13वीं सदी के ही कवि है। कौन? कवि मेरुतुंग। और इनकी एक रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उस रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। कौन सी रचना है? प्रबंध चिंतामणि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कौन रचना? प्रबंध चिंतामणि, जिसके वजह से ये प्रसिद्ध हुए। और प्रबंध चिंतामणि के वजह से ही इनका मान सम्मान बढ़ा। और इनके मेरुतुंग के मान सम्मान बढ़ाने में एक और बहुत बड़े कवि का हाथ है, वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी रचना का अनुकरण करके, किसका? प्रबंध चिंतामणि रचना का अनुकरण करके, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना जो बड़ा प्रसिद्ध हुई, उनका वह रचना थी कौन? चारु। ठीक है, चारु चंद्र लेख।
चारुचंद्र लेख उपन्यास है, ठीक है। चारुचंद्र लेख, याद रखिएगा मित्रों कि चारुचंद्र लेख जो उपन्यास है किसने लिखा है? चारुचंद्र उपन्यास लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी चारुचंद्र उपन्यास लिखते हैं। और किसका अनुकरण करके लिखते हैं? जो मेरुतंग की रचना है, कौन रचना है? प्रबंध चिंतामणि का ही नकल करके यह जो है कि क्या बोलते हैं, उसी की कहानी का आधार बनाकर यह लिखते हैं चारुचंद्र लेख उपन्यास। मित्रों ध्यान रखिएगा कि मेरुतंग कवि हैं, उनकी रचना क्या है? प्रबंध चिंतामणि। इस यह 13वीं सदी की रचना को, ठीक है, हजारी प्रसाद किस में थे? ये 20वीं सदी में थे। ये 20वीं सदी के विद्वान थे, यानी 700 वर्षों के बाद लगभग यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी एक नए रूपरेखा में आए, चारुचंद्र लेख उपन्यास, ठीक है। किसका नकल है? प्रबंध चिंतामणि, जिसके रचयिता है मेरुतंग। अच्छा, फिर आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोगों को एकदम बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कवि की हम चर्चा कर रहे हैं, जो कई बार यह पूछा गया है इनका नाम, वो है अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान मित्रों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अब्दुल रहमान का भी समय, अगर हम लोग समय की चर्चा करें, समय की, तो ये भी 13वीं सदी के ही विद्वान हैं। कौन? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि अब्दुल रहमान पूरे जैन साहित्य परंपरा में ये प्रथम मुस्लिम कवि है। इनकी सबसे बड़ी पहला पहचान क्या है कि जैन परंपरा में कोई मुस्लिम कवि नहीं है, एक अब्दुल रहमान है प्रथम, ठीक है, मुस्लिम ठीक है, प्रथम मुस्लिम जैन कवि। मित्रों ध्यान रखिएगा कि ये प्रथम मुस्लिम जैन कवि है अब्दुल रहमान। और सबसे बड़ी इनका और विशेषता क्या है? इनकी जो रचना का नाम है, रचना की अगर चर्चा करें, जिस रचना की वजह से इनको प्रसिद्धि मिली, वह है संदेश रासक। क्या है? संदेश रासक। इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। किसकी रचना है? अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान क्या हैं? प्रथम मुस्लिम जैन कवि हैं। और इस संदेश रचना, जो संदेश रासक रचना है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जैन कवि में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत यहीं से होती है। विशेषता क्या है कि लौकिक, ठीक है, लौकिक प्रेम काव्य, याद रखिएगा, लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत होती है। किसमें? संदेश रासक में। जैसा कि इसका नाम है संदेश रासक, तो संदेश का मतलब कोई प्रेमिका होगी, उसका प्रेमी दूर गया होगा और उसी को संदेश लिखते हुआ ये अपना क्या बोलते हैं तैयार की होगी। तो उसी के संदर्भ में ये संदेश रासक में 3 प्रकरण है। कितने हैं? 3 प्रकरण है, ठीक है, 3 प्रकरण है और 223 छंदों का, 223 छंदों का, ठीक है, विरह काव्य है। मित्रों याद रखिएगा ये किस तरह का काव्य है? विरह काव्य है। संदेश रासक किस तरह का काव्य है? इसमें लौकिक प्रेम की शुरुआत होती है, उससे पहले आध्यात्मिक प्रेम की अधिकांश चर्चाएं थी। इसमें जो नायिका है वह एक पथिक को अपना संदेश देती है
कि यह संदेश ले जाकर हमारे प्रियवर को सुना दीजिएगा। कितने वह प्रकरणों में बंधा हुआ है, तो 3 प्रकरण में यह जो है कि कथा बंधी हुई है। कितने छंदों का प्रयोग, 223 छंदों में यह जो क्या बोलते हैं एक विरह काव्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है कि षड ऋतु परंपरा की, षड ऋतु परंपरा का निर्वहन किया गया है। याद रखिएगा मित्रों कि कालिदास में भी षड ऋतु परंपरा का निर्वहन होता है, और यहाँ पे अब्दुल रहमान भी संदेश रासक में षड ऋतु परंपरा का निर्वहन किए हैं। और इनका मुख्य बात क्या है कि प्रथम मुस्लिम जो धर्म का यह पहला कवि जैन कवि है। रचना बड़ी प्रसिद्ध है संदेश रासक। एक पत्नी न्यायिका अपने एक यात्री को संदेश देते हुए अपनी बात प्रियवर से कहती है, और यहीं से लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत भी मानी जाती है। इसमें षड ऋतु परंपरा का वर्णन भी किया गया है। तो इसलिए अब्दुल रहमान की रचनाएं बार बार पूछी जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि अब्दुल रहमान का संदेश रासक, अब्दुल रहमान क्या करते हैं, संदेश देते हैं एक प्रकार का कि लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत करते हुए, और यह बताते हैं कि किस तरह विरह के भेद है। यह विरह की चर्चा करते हुए एक विरह काव्य है, ये भी बताते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिनका नाम है, याद रखिएगा मित्रों, हेमचंद्र। ठीक है, क्या है, हेमचंद्र बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं ये भी, हेमचंद्र भी। समय की मित्रों चर्चा करें कि समय क्या है इनका समय, तो समय मित्रों हैं 12वीं सदी के ये कवि हैं। कौन, हेमचंद। हेमचंद की एक और बहुत बड़ी विशेषता क्या है, यह आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हेमचंद क्यों प्रसिद्ध है। हेमचंद को प्राकृत भाषा का, ठीक है, प्राकृत भाषा का, ध्यान रखिएगा, हेमचंद को प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा गया है। पाणिनि कहा गया है। याद रखिएगा मित्रों, अब आपको ध्यान होना चाहिए कि प्राकृत भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो हेमचंद को। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, आप पता करिए कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, और संस्कृत का पाणिनि तो आप लोगों को यादें हैं। ठीक है, यह जो हेमचंद थे उनको प्राकृतिक भाषा का पाणिनि कहा जाता है, और इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि, ठीक है, प्राप्त है। हेमचंद की एक और भी बड़ी विशेषता क्या है कि हेमचंद प्राकृतिक भाषा का पाणिनि है। ठीक है, हेमचंद कलिकाल सर्वज्ञ हैं, ये भी याद रखिएगा कि हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ है। और कलिकाल सर्वज्ञ का कारण क्या है कि इनके काव्य में, ठीक है, काव्य में भक्ति, नीति, श्रृंगार, ठीक है, भक्ति, नीति, श्रृंगार, वीर, रस की अधिकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब इनके काव्य का अध्ययन करेंगे तो आपको भक्ति भी देखने को मिलेगी, नीति दर्शन भी होगा, श्रृंगार का भी दर्शन होगा, वीर रस का भी दर्शन होगा। इस तरह कई तरह के क्या बोलते हैं चित्र इसमें जो है कि क्या बोलते हैं मिलते हैं। यह नायिका भेद का भी जैसे खूब इसमें अपने रचनाओं में इन्होंने चर्चा किया है। अब इनकी अगर हम लोग रचना की बात करें मित्रों कि इनकी रचना क्या क्या है, रचना,
अगर प्रथम रचना की बात करें तो कुमार पाल इनकी एक रचना है, कुमार पाल, ठीक है, रचित। इनकी रचना क्या है? कुमार पाल रचित। चालुक्य वंश के जो राजा कुमार पाल हैं उनके प्रशस्ति गान में लिखे थे। तो मित्रों आप लोगों को याद होना चाहिए कि हेमचंद किसके शासन में थे? चालुक्य शासन के कुमार काल का प्रशस्ति ज्ञान लिखे हैं। लेकिन इनकी प्रसिद्धि इस रचना के वजह से नहीं हुई है, बल्कि जो दूसरी रचना है वह क्या है? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन, यह जो शब्दानुशासन रचना है, कौन है? शब्दानुशासन रचना जो है यह किस तरह की रचना है? व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है, इसलिए रचना बड़ी प्रसिद्ध है। कौन सी? शब्दानुशासन। फिर उसके बाद एक इसी से मिलता जुलता रचना है छंदो, ठीक है, छंदोनुशासन। अगर छंदोनुशासन, जब जैसा कि नाम ही से प्रसिद्ध है कि छंदोनुशासन, यह छंद विषयक ग्रंथ की इसमें चर्चा किया गया है। और एक चौथा रचना है प्राकृतिक अनुशासन, ठीक है। अब प्राकृतिक अनुशासन का मतलब सीधा सीधा मित्रों होना चाहिए कि इसमें प्रकृति भाषा का चित्रण किया गया है प्राकृति अनुशासन में, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं देसी नामा माला कोश। देसी नाम माला कोश, देसी नामा माला कोश। देसी नामा माला कोश में अपभ्रंश भाषा का एक तरह का, यह कह सकते हैं कि वह एक शब्दकोश है। यह इनकी बड़ा प्रसिद्ध रचना है। फिर उसके बाद छठा एक इनका बड़ा प्रसिद्ध रचना है। वह रचना क्या है? त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, पुरुष चरित, ठीक है। उसके बाद एक सातवां है सिद्ध हेमचंद। अपने नाम से ही एक रचना लिखते हैं। लेकिन अब आप लोगों को कहेंगे इतना रचना है, कौन कौन याद करना है? तो इतना रचना में क्या क्या याद कर लीजिएगा? शब्दानुशासन याद कर लीजिए। इसी अनुशासन का एक आप कॉलम बना लीजिए। छंदोनुशासन, छंद के बारे में लिखते हैं। प्राकृतिक अनुशासन, प्राकृतिक भाषा के बारे में लिखते हैं। तो तीन रचनाएं तो इसी तरह आपको याद हो जानी चाहिए। कौन कौन? एक शब्दानुशासन, छंदोनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन। और कुमार पाल रचित इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि चालुक्य वंश के राजा कुमार पाल की इसमें चर्चाएं मिलती हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। और अगर आप प्राकृतिक भाषा का शब्दकोश चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। अपभ्रंश भाषा का शब्दकोश चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा देसी नामा माला शब्दकोश। यह शब्दकोश है, डिक्शनरी है एक तरह का प्राकृतिक भाषा और अपभ्रंश भाषा का। त्रिषष्टि शलाका पुरुष एक प्रकार का चरित्र ज्ञान है। सिद्ध हेमचंद नहीं पूछता है, लेकिन यह कलिकाल सर्वज्ञ कई बार पूछा है कि कलिकाल सर्वज्ञ किस जैन कवि को कहा जाता है? तो वो जैन कवि है हेमचंद, ठीक है। हेमचंद की रचनाओं की विशेषता क्या है कि भक्ति, नीति, श्रृंगार, वीर रस सब पाया जाता है। प्रकृति भाषा का व्याकरण किसे व्याकरणविद कहा जाता है या पाणिनि किसे कहा जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा मित्रों कि प्राकृतिक भाषा का पाणिनि हेमचंद है। इस तरह आप लोग हेमचंद के बारे में अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिन कवियों को हम पढ़े उनकी रचनाएं कुछ न कुछ काफ़ी फेमस रही है, पूछा जाता है। अब जिन कवियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं
उन कवियों की रचनाएं आपको केवल याद होनी चाहिए। अगर रचनाएं याद है तो क्या होता है कि भला कि अभी जो महत्वपूर्ण पढ़े हैं बार बार उसी के बारे में पूछता है, लेकिन रचनाएं आप लोगों को याद होना चाहिए। तो एक तरफ आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरफ लिख सकते हैं लेखक, या एक तरफ आप लोग लिखिए रचयिता, और दूसरे तरफ लिख लीजिए रचना। एक तरफ रचनाकार और दूसरे तरफ रचना। ठीक है। इसमें पहला नाम है सोम प्रभु सूरी। सोम प्रभु सूरी। ठीक है। सोम प्रभु सूरी की प्रसिद्ध रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। कुमार पाल प्रतिबोध एक प्रकार का प्रशस्ति गान की तरह रचना है, कुमार पाल प्रतिबोध। अच्छा, दूसरे में अगर हम लोग नाम लें तो वह नाम है सुमति गुड़ी। सुमति गुड़ी। और इनकी रचना कौन प्रसिद्ध है? नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम लोग किसी की नाम ले तो प्रज्ञा तिलक एक हैं, वो भी बड़ा प्रसिद्ध हैं, प्रज्ञा तिलक। और प्रज्ञा तिलक की रचना का क्या नाम है? प्रज्ञा तिलक रचना का नाम है कछुली। ठीक है, कछुली रास। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग ले सकते हैं धर्मसूरी की रचना है स्वामी रास। धर्मसूरी की रचना है स्वामी रास। ठीक है। सार मूर्ति की रचना है सार मूर्ति। ये भी एक तरह के कवि हैं। सार मूर्ति की रचना का नाम है जिन पदम सूरी रास। जिन पदम सूरी रास। ठीक है। छठे नंबर पे इसको हम ले सकते हैं उदयंत को। उदयवंत कवि हैं। इनकी रचना का नाम है गौतम स्वामी रास। गौतम स्वामी रास। तो ये रहे महत्वपूर्ण कवि। इसके बाद हम लोग आज ही अध्ययन कर लेंगे कि जैन परंपरा साहित्य में, जैन परंपरा साहित्य की विशेषता क्या क्या थी। आज इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, साथ ही कि जैन परंपरा की कौन कौन विशेषताएं हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। होता क्या है कि आप अगर जैसे लंबी तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए जेआरएफ वगैरह में आजकल जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कठिन कठिन प्रश्न पूछ दे रहे हैं, तो यह हमें जानना जरूरी है कि जैन साहित्य परंपरा में कौन कौन विशेषताएं पाई जाती है, यह जानना जरूरी है। तो आप लोग एक क्या बोलते हैं हेडिंग दीजिए, जैन साहित्य, जैन साहित्य की विशेषताएं, की विशेषताएं। जैन साहित्य की विशेषताएं में सबसे पहली बात क्या है कि यह जितनी भी रचनाएं हैं जैन साहित्य में किसी न किसी तीर्थकार को लेकर दिखाई जाती है और अंत में बताते हैं कि तीर्थकार जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि उपदेश मूलक काव्य है। इसमें क्या है, एक प्रकार के जैन धर्म की शिक्षा का अधिक से अधिक उपदेश दिया गया है।
उसके बाद दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा है विषय की विविधता। विषय की विविधता, देखिए एक विषय पे रचना नहीं की गई है। अभी हेमचंद को हम पढ़ाए हैं तो नीति की भी चर्चा मिलती है, भक्त की भी चर्चा मिलती है, श्रृंगार रस का भी चर्चा मिलता है। तो इसमें क्या है कि विषय अलग अलग टॉपिक पे लिखा गया है। फिर उसके बाद शांत रस की प्रमुखता है, क्योंकि भक्ति काव्य है इसलिए शांत रस की प्रमुखता है। चौथे की अगर बात करें तो इसमें सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए हैं। मित्रों याद रखिएगा कि सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए हैं। चरित काव्य, सर्वाधिक चरित काव्य रचित है। इसमें आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि तमाम जो आप लोग पढ़े होंगे उसमें आप लोगों को मिला होगा महापुराण रास, तो स्वयंभू रास, षडय कुमार रास, उसके बाद क्या बोलते हैं यह भविष्यत कहा, परमात्मा योग प्रसार, कुमाल चरित रास। तो इसमें उस समय के राजाओं जैन तिथियों का कहीं न कहीं उनका प्रशस्ति गान के तरह प्रयोग होता था। उसके बाद पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक भाषा का प्रयोग, इसमें लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक भाषा मतलब प्राकृत भाषा उस समय थी, अपभ्रंश भाषा की चर्चा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलिक चिंतन किया गया है। मौलिक चिंतन मानो ये किसी का नकल नहीं करते हैं, ये लोग मौलिक चिंतन करते हैं। अब ये नहीं कि किसी का नकल करके क्या बोलते हैं इन्होंने लिखा है, मौलिक चिंतन किया है कि कौन सी रचना को किस तरह रचा जाए। नकल ये लोग नहीं करते हैं, मौलिक चिंतन करते हैं। ठीक है, तो यह रहा जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद एक और हम लोग लिख सकते हैं कि तत्काल परिस्थितियों का भी चित्रण है इसमें। तत्कालीन, ठीक है, परिस्थितियों, तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण। इनकी रचनाओं में तत्काल उस समय राजा क्या थे, राजा की विशेषता क्या थी, समाज की परिस्थितियां क्या थी, इसका भी इनका चर्चा जैन साहित्य परंपरा में मिलते हैं। अब इसके बाद मित्रों जो सबसे अंतिम पॉइंट है, जो जैन साहित्य का अंतिम पॉइंट और अंतिम भाग है कि जैन साहित्य में जो कुछ 4-5 प्रकार के शब्द मिलते हैं, उन शब्दों का क्या महत्व है, यह आपको जानना चाहिए कि वह शब्द किस तरह महत्वपूर्ण हैं। आप एक नया हेडिंग दे लीजिए आज ही, जैन साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य के प्रमुख प्रचलित शब्द। प्रचलित शब्द, जैन साहित्य के प्रमुख प्रचलित शब्द। इसमें सबसे पहला क्या है, रास शब्द है। ये रास शब्द क्या होता था, रास शब्द यह शरद ऋतु में गाया जाता था। शरद, ठीक है, ऋतु में गाया जाता है। रास किस ऋतु में गाया जाता है, शरद ऋतु में गाया जाता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, रास जो शब्द आता है वह शरद ऋतु में गाया जाता है। दूसरा एक शब्द है जो बार बार मिलता है, फागु। ये जैन भाषा का शब्द है। फागु क्या होता है कि बसंत ऋतु में। यह कब गाया जाता था, बसंत ऋतु में, ठीक है। यह कब गाया जाता था, यह गाया जाता था बसंत ऋतु में गाया जाता था। एक तीसरा शब्द है मित्रों, उसका नाम है चरचरी। चरचरी, चरचरी भी बसंत ऋतु में ही गाया जाता है, ठीक है।
बसंत ऋतु में भी चरचरी गाया जाता है। उसके बाद एक चौथा शब्द है मित्रों, ये भी ध्यान रखिएगा, बेली। बेली, बेली का अर्थ क्या होता है यहाँ पे हम जान ले। बेली का अर्थ होता है विलास। ठीक है, बेली का अर्थ होता है विलास, भोग विलास या काम क्रीड़ा। काम क्रीड़ा में इसका प्रयोग होता था। बेली का प्रयोग किसमें होता था? भोग विलास में या काम क्रीड़ा में होता था। और एक और शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, वह है पंचवाड़ा। पंचवाड़ा, पंचवाड़ा जो था इसमें वीरतापूर्वक कहानियों का चित्रण होता था। कैसा? वीरतापूर्वक, ठीक है, कहानियों का चित्रण होता था। तो याद रखिएगा, दो कौन, चरचरी और फाग जो होता है बसंत ऋतु में गाया जाता है, रास शरद ऋतु में गाया जाता है, बेली काम क्रीड़ा जो है कि काम क्रीड़ा में या भोग विलास में इसका प्रयोग होता था। पंचवाड़ा का प्रयोग वीरतापूर्वक कहानियों में यह इसका प्रयोग व्यक्त किया जाता था, पंचवाड़ा। और मित्रों, आज इस क्लास में जैन साहित्य परंपरा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, कौन से प्रमुख कवि हैं। तो आप निरंतर बने रहिए रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।